नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक कहानी एक बूंद की। तो आइए सुनते हैं इसका तीसरा लेसन, जिसका नाम है साहब की ओर आकर्षित। हम लोग इंदौर से वापस लौट रहे थे साहब के पास 31 दिसंबर 1961 को। इतने दिनों बाद इंदौर से भोपाल वापस साहब के पास आना बहुत अच्छा लगा। पिछले कुछ दिनों में घर की परिस्थितियां बदल चुकी थी। साहब ने व्यवसाय न करने का निर्णय लिया था और 13 अगस्त 1961 को पोद्दार एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड बंद कर दी गई थी। घर में मासिक आय बंद हो गई थी, अतः आर्थिक अड़चनें तो आना ही थी। सब कुछ बदल चुका था। जिन्होंने अभी तक किसी चीज़ के लिए ना नहीं सुना, उन्हें अब प्रत्येक चीज़ के लिए ना सुनना था। हर परिस्थिति से समझौता करने में दिक्कत न थी। साहब और माताजी के जीवन में जो परिवर्तन आए उसे तो उन्होंने धैर्यपूर्वक स्वीकार कर लिया, परंतु उतनी ही सहजता से बच्चों ने स्वीकार कर लिया, यह मुझे कठिन लगता है। 10-11 वर्ष की उम्र में तो हर घटना का प्रभाव बहुत अधिक होता है बाल मन पर, और कहते हैं कि यह प्रभाव अमिट होता है, यानी जीवन भर इसका असर रहता है। लेकिन इस व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक अपने बच्चों को बहुत ठाट बाट से रखने वाले साहब के पास अब उनके लिए कुछ भी न रहा। घर में न तो सामान था, न नौकर चाकर। इनका वेतन देने की भी कुवत न थी। अब तो जैसे तैसे 2 समय की रोटी उपलब्ध होती तो वह भी कभी पेट भर कर तो कभी आधा पेट। कभी कभी तो केवल चावल, केवल सब्जी पर ही निर्वाह करना होता। साहब की कार्य के लिए होने वाली यह कुर्बानी बहुत कठिन थी, क्योंकि साहब के साथ पत्नी और छोटे छोटे बच्चे भी थे। ऐसे अचानक परिवर्तन को झेलना बच्चों के लिए बहुत कठिन है, और इसका पिता पर क्या असर हुआ होगा ये तो वे ही जाने। लेकिन बच्चों ने पिता का हर परिस्थिति में साथ दिया। साहब से इतने लंबे समय तक यानी 4 माह तक दूर रहने का यह दीदी का पहला ही प्रसंग था। साहब से मिलने पर जब इन्होंने प्रथम बार साहब के चरण स्पर्श किए तो इन्हें साहब के दिव्य दर्शन की अनुभूति हुई। उनके प्रति एक विशिष्ट आदर भाव विकसित हुआ। अपना सब कुछ लुटा देने के बाद भी साहब के चेहरे पर जो आनंद का भाव विराजित था, उसी ने इन्हें प्रभावित किया था। 31 दिसंबर 1961 यही इनकी अपने सद्गुरु से प्रथम भेंट थी। इंदौर जाने से पहले तक हमारे घर में इतने नौकर चाकर थे कि माताजी को ही कुछ काम न करना पड़ता था, अतः दीदी के काम करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इंदौर से लौटने पर अब घर में कोई नौकर चाकर नहीं था। हम दोनों छोटे थे। ये घर में बड़ी होने के कारण इन्हें बहुत काम करना पड़ता, और इस छोटी सी उम्र में ही इन्हें बहुत काम करने की आदत हो गई। घर का बहुत सारा सामान अब कम हो गया था। रेडियो, सिलाई मशीन इत्यादि चीज़ें अब न थी। एक गोदाम में घर का बहुत सारा सामान रख दिया गया था, पर गोदाम का किराया न दे पाने के कारण वहां रखा हुआ सामान घर में वापस न आ सका। किसने उसके बाद में निकाला कुछ पता न चला। रजाई गद्दे भी गोदाम में रख दिए थे। अब ठंड के दिन थे और ओढ़ने बिछाने को कुछ न था। जो थोड़े बहुत बिस्तर घर में थे उसी में सभी का सोना होता था। दीदी के हिस्से में कुछ भी गर्म नहीं आया। जैन जी की तबीयत पहले से ही खराब थी। माताजी छोटी बच्ची को लेकर आई थी। अतः माताजी को पलंग पर सोना होता। दीदी के लिए बिस्तर न बचा। 2-4 चीजें मिली पर उसमें ठंड लगती थी। जब साहब कलकत्ते गए थे अपने व्यवसाय के दौरान, उस समय उन्होंने वहां से माताजी के लिए एक कोट खरीदा था। उस समय की फैशन का घुटने से काफ़ी नीचे एवं टखने से थोड़ा ऊपर बहुत वजनी एवं अच्छा कोट था यह।
माताजी ने दीदी को वह कोट निकाल कर दिया। पैर कोट के अंदर करके ये सो जाती थी। 3 साल तक पूरी ठंड यह कोट ही इनका बिस्तर था। नीचे गद्दा नहीं था, पर कुछ मोटा मिल जाया करता था सोने के लिए। यह सब कमी एक दिन में आई ऐसा नहीं था, पर गोदाम का सामान वापस न आ सकने के कारण यह दिक्कत हो गई थी। इंदौर जाते समय 4 जोड़ी कपड़े लेकर गए थे, बाकी सारे कपड़े यहीं पर थे। वापस गए तो वे कपड़े भी न मिले, शायद गोदाम में रख दिए गए थे। जो कपड़े मिले वे पुराने थे। इंदौर गए और वापस आ गए, इसमें जमीन आसमान का अंतर था घर में। बिल्कुल बचपन में जो इनके लिए घाघरे बनाए गए थे वे अब स्कर्ट जैसे ही होते थे, यही इनके पहनने में आते थे। किसी जमाने में माताजी ने अपने लिए 12 ब्लाउज सिलवाए थे, पर सिलकर आने के बाद माताजी को पसंद नहीं आए। ये सभी ब्लाउज दीदी ने स्कर्ट के साथ पहने, क्योंकि 3 साल तक कोई कपड़ा नहीं सिला गया था। इनकी यह ड्रेस इन्हें पसंद थी, इसी तरह पुरानी पड़ी हुई चीज़ों से ही काम चलता था। जब मुझे यानी विजय जी को साथ लेकर आए तो साहब ने माताजी से कहा कि तुम्हें कोई काम नहीं करना है। खाना बनाने के लिए तो साहब ने बाई लगा दी, पर झाड़ू पोछे वाले बाई लगाना संभव न था, उसे वेतन कैसे देते। ये सारे ही काम साहब ने नलिनी जी व जैन जी को सौंप दिए। नलिनी जी की उम्र 10 वर्ष थी और जैन जी की उम्र 11 वर्ष, अतः स्वतंत्र रूप से काम करना तो संभव न था। साहब स्वयं बर्तन मांजते एवं बच्चे धोते थे। कपड़ा गलाकर साबुन लगाकर ये दोनों देते एवं साहब निचोड़ते थे। सुखाना बच्चों का काम होता। दीदी ने किसी महिला को भी इतने बेहतर तरीके से काम करते हुए नहीं देखा था जैसा साहब करते थे। साहब ही मेरे सारे काम 5-6 महीने होने तक करते थे, क्योंकि दाई रखना संभव न था और माताजी को कोई काम करना नहीं था। पर दाई भी नहीं कर सकती थी इतने बेहतर तरीके से जैसा वे करते थे। मेरे 8 महीने की होने के बाद मुझे नहलाने का काम माताजी को सौंपा गया। साहब 3 बजे उठते थे, ठंड बहुत पड़ती थी और माताजी के पास ओढ़ने के पर्याप्त बिस्तर कंबल आदि न थे। मेरे लिए भी गर्म कपड़े कम थे, अतः साहब आग जलाकर माताजी की खाट के नीचे रखते। जलाने के लिए कुछ भी न था, कागज जलाकर कमरे को गर्म रखा जाता था, क्योंकि सभी के पास ओढ़ने की कमी थी। विपरीत परिस्थिति एवं बहुत ज़्यादा आर्थिक अभावों में साहब घर के सभी लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। मेरा तो बचपन से ही स्वास्थ्य अच्छा रहा, न कभी सर्दी जुकाम न कुछ। बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी साहब ने, उत्तम से उत्तम। 31 दिसंबर 1961 को ही इनका साहब के प्रति गुरुभाव विकसित हो चुका था। इन्हें साहब के सानिध्य में समय बिताना एवं उनके व्यक्तिगत कामों को करने में आनंद आने लगा। साहब का पूर्णतः साहब बन जाने की इच्छा थी इनके मन में। साहब ने सद्गुरु द्वारा निर्देशित जिस कार्य के लिए अपना अस्तित्व ही मिटा दिया था एवं तत्परता से उस काम को कर रहे थे, ये भी साहब का इस काम में साथ निभाना चाहती थी। साहब का कार्य क्या है, उसे वे कैसे करेंगे आदि विचार मन में आने लगे थे। साहब से अब धर्म विषयक चर्चा सुनने को मिलती। वसंत पोद्दार घर आए। साहब ने जो धर्म विषयक चर्चा वह इन्हें अच्छी लगी। साहब के विचारों को सुनने में आनंद आने लगा। घर के बाहर वाला कमरा जिसे साहब ऑफिस के रूप में उपयोग में लाते थे, वहाँ तो दीदी को बैठने का समय न मिलता, परंतु घर के अंदर कोई व्यक्ति आता था और उससे चर्चा होती तो वह दीदी अवश्य सुनती। उन्नीस की 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म शताब्दी वर्ष था। बहुत सारे मैगजीन में स्वामी विवेकानंद के चरित्र एवं व्याख्यानों के बारे में छपा था, चर्चाएं चल रही थी। हमारे यहाँ उस समय एक मैगजीन आता था, धर्मयुग नाम था उसका। उसमें स्वामी विवेकानंद का फोटो देखा, उसके बारे में पढ़ा और मन में प्रश्न उदित हुआ। दीदी आंगन में बैठकर चटनी बांट रही थी।
साहब उस समय आंगन में टहल रहे थे। वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते, कभी कभी बीच में खड़े हो जाते, एक जगह हाथ बांधकर और आकाश की ओर देखते। दीदी जाकर साहब के सामने खड़ी हो गई और कहा कि पहले भी आपने यह काम किया है, ऐसा श्री ने कहा है, तो मुझे लगता है कि पिछले जन्म में आप स्वामी विवेकानंद थे। साहब हंसे और बोले कि फालतू बातें मत करो, जाओ अपना काम करो, ऐसा कुछ नहीं है। साहब ने स्वामी विवेकानंद पर श्री सत्येंद्रनाथ मजुमदार की लिखी एक पुस्तक लाकर दी और कहा, इसे पढ़ो ताकि तुम्हारे दिमाग में जो भ्रम है वह निकल जाए। इस तरह से कुछ नहीं सोचना चाहिए। रोज रात में जयंत भैया पढ़ते और ये सुनती। 10-15 दिन में पुस्तक पूर्ण कर ली गई। पुस्तक पढ़ने के बाद लगा अपने को भी स्वामी जी जैसा परिवारजक जीवन जीने को मिले तो कितना मजा आएगा। घूमना फिरना, देशाटन करना इत्यादि। सन 62 में भारत चीन युद्ध हुआ, ब्लैकआउट हुआ। उस समय घर में बैठकर पुस्तकें पढ़ी जाती। इस दौरान हमारे घर में नल आना बंद हो गए थे। घर में 26 सीढ़ियाँ चढ़कर पानी ऊपर लाना होता था। बेलसिया रोड को क्रॉस करने के बाद एक प्याऊ थी, यहीं से जैन जी व नन्नी जी छोटी छोटी बाल्टियों में पानी भरा करते और फिर बाल्टी को आधा भरा जाता। 26 सीढ़ियाँ चढ़कर ये लोग ऊपर लाते और फिर साहब जहाँ स्टोर करना होता था वहाँ स्टोर करते थे। श्रम किसे कहते हैं यह 10-12 वर्ष की उम्र में इन्हें पहली बार पता चला, लेकिन इस श्रम का परिणाम था कि भूख अच्छी लगती थी, स्वास्थ्य अच्छा हो गया था। साहब माताजी से कहते कि बच्चों ने इतनी मेहनत से जो पानी भरा है उसकी एक एक बूंद घी के बराबर है, अतः उसे घी समझकर ही खर्च किया करो। जहाँ 1 बूंद की जरूरत है वहाँ 2 बूंद खर्च मत करो। बहुत ही अड़चनों भरा काल था। यह आर्थिक तंगी अपनी चरम सीमा पर थी। आर्थिक तंगी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे घर में आधा लीटर दूध 7-8 महीने बाद आया था। जैसे दूध का डिब्बा लाकर रखा गया, दीदी ने यह सोचकर पानी चढ़ाया कि सबको बहुत दिनों बाद दूध की चाय पिलाएंगे। शक्कर डाली और दूध कुनकुना हुआ, लेकिन इतने में मैंने यानी विजया जी ने यह दूध देखा और दूध का बर्तन मुंह से लगाकर पूरा का पूरा दूध पी लिया। क्योंकि 6-8 महीने के बाद दूध देखा था तो वह दूध देखकर रहा नहीं गया। अब किसी को भी दूध की चाय नहीं मिल पाई जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे। साहब बोले कोई बात नहीं, पर दूसरे ही दिन से उन्होंने घर पर 4 आने का दूध मंगाना शुरू किया ताकि 1 कप दूध मुझे मिले व बड़े बच्चों को चाय मिल जाया करेगी। पिछले 1 साल से दूध की चाय घर में बना रही थी। थोड़ी सी शक्कर एवं थोड़ी सी कॉफ़ी डालकर बगैर दूध की कॉफ़ी घर में पी जाती थी। भोपाल के घर में कभी केवल तुअर की दाल खाकर कुछ समय बिताया गया तो कभी मूंग की दाल एवं बाजरे की खिचड़ी खाकर कुछ समय केवल मूली खाकर भी। जैन जी जहाँ से बाजरा लाते थे उस दुकानदार ने बताया कि बाजरे की रोटी की जगह यदि खिचड़ी बन जाए तो वह ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। बाजरे की यह खिचड़ी रोटी की तुलना में अच्छी तो लगती थी, साथ ही खिचड़ी बनाने से बाजरे का खर्च भी आधा रह गया था। रोटी के लिए 5 किलो बाजरे में जितना काम होता था, खिचड़ी के लिए 1 किलो बाजरे में ही उतने दिन का काम हो जाता था। अब घर में 5 किलो बाजरा बहुत दिनों तक चल जाता था। यह खिचड़ी हमारे घर में दोनों समय पूरे 4 महीने तक खाई गई। इन सब कारणों से घर के वातावरण में कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज का दिन आनंद के साथ निकल गया, बस कल के बारे में सोचा ही ना जाता था। एक बार साहब ने कहा कि लाल मिर्च तो वह अच्छी होती है जो सिलबट्टे पर पीसी जाती है। बस फिर क्या था, दीदी ने लाल मिर्च को रोज़ पीसना शुरू कर दिया। यह लाल मिर्च भी बहुत सारी पीसी जाती। पीसी हुई लाल मिर्च का एक बड़ा सा गोला बन जाता। दाल में सब्जी डालने के बाद जो बचती उसे नमक डालकर तेल में भुना जाता। घर के सभी लोग इस मिर्च से खाना बहुत पसंद करते थे। सुबह शाम खाना खाने के बाद जो बचती उसे दूसरे दिन के लिए रख दिया जाता। दूसरे दिन इसमें खटास भी आ जाती। यह खटास वाली मिर्च भूनकर खाने में और भी अच्छी लगती थी। इतनी सारी लाल मिर्च पीसने में हाथों में गड्ढे पड़ जाते थे। एक बार कहीं घूमने जाने का तय हुआ। किसी के पास कपड़े न थे। माताजी के पास एक सफ़ेद कपड़े का थान यानी गट्ठा पड़ा हुआ था। उस गट्ठे को काट कर दीदी ने
हम तीनों के लिए कपड़े सिले। ये कपड़े सफ़ेद थे, इसीलिए इन पर हाथ से कढ़ाई करके इन्हें बढ़िया बना दिया गया। घूमने जाने का दिन आया तो सबके पास बढ़िया कढ़ाई किए हुए नए कपड़े थे। इनकी भरपूर और इसी तरह मेहनत के कारण अपने पास और लोगों में कुछ कम है, इस बात का एहसास घर के लोगों को न होता था। मुझे लगता है कि घर पर कपड़े काटकर हाथ से सिलना एवं उन पर हाथ से कढ़ाई करना बहुत ही मेहनत एवं कठिन कार्य है। घर के सारे कामों को करते हुए सिलाई आदि कार्य के साथ साथ कैसे कर लेती थी, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। माताजी के पास उस समय बहुत छोटे ब्लाउज पीस पड़े हुए थे। इन सब कपड़ों के दीदी ने नए नए फ्रॉक सिलकर मुझे पहनाए। वे घर का सारा काम निपटाने के बाद रोज़ एक नया फ्रॉक काट कर उसी दिन सिलकर पूरा कर लेती थी। शाम को 4 बजे करीब हाथ मुंह धोकर कंघी करके उसी दिन सिला हुआ नया फ्रॉक मुझे पहनाने देती थी। इस तरह इन्होंने पूरे 40 दिन तक रोज़ एक नया फ्रॉक काट कर सिलकर मुझे पहनाया। साहब इस तरह के कामों के लिए इन्हें प्रोत्साहित करते और इनके सभी काम विलक्षण थे। आर्थिक स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही थी। आखिर के कई महीनों तक मकान का किराया देना न हो सका और मकान खाली करने का नोटिस मिल गया। बिजली का बिल न भरने के कारण बिजली काट दी गई थी, अतः घर में खाना बनाना एवं खाना अंधेरा होने से पहले ही हो जाया करता था ताकि लालटेन का खर्च भी न करना पड़े। ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। आखिर एक दिन कोर्ट का नोटिस आया मकान छोड़ने के लिए और साहब ने मकान छोड़ने के साथ ही भोपाल छोड़कर उज्जैन जाने का तय किया। इस तरह 1966 में भोपाल छोड़कर उज्जैन हमारा पूरा परिवार पहुंच गया। उज्जैन का निवास यानी अड़चनों का अंबार। हालांकि अड़चनें तो भोपाल में कुछ कम न थी, सामान बेच कर ही घर का खर्च चलता था। बहुत सारा सामान तो भोपाल में बेच दिया गया था और जो बचा था उसे वहीं छोड़कर आए थे। यहाँ पर 2 शब्द लिखने के लिए पेन न था न कॉपी थी। साहब ने एक न्यूज़पेपर लगा रखा था। 2-3 घंटे में दीदी वह पूरा न्यूज़पेपर पढ़कर साहब को सुनाती। इस पेपर वाचन से इनकी जनरल नॉलेज में सुधार आया, हिंदी में भी सुधार आया और आगे प्रचार के दौरान पत्र व्यवहार करना इन्हें इस पेपर वाचन के कारण ही आसान हो गया। न्यूज़पेपर में कोई रुचि न थी, लेकिन पेपर वाचन के कारण व्यवहारिक विषयों का अच्छा परिचय हो गया था इन्हें। उज्जैन जाने के कुछ समय बाद माताजी प्रचार के लिए जाने लगी। मुझे भी साथ लेकर जाती। एक बार दीदी ने भी प्रचार के लिए जाने का सोचा। सन 1968 की बात है। यह हमारे ही मोहल्ले में एक परिवार रहता था। एक अधेड़ उम्र की महिला थी। इनका 12 वर्षीय बेटा मानसिक दृष्टि से कमज़ोर था, जिसके कारण उसका शारीरिक विकास भी रुका हुआ था। वह 5-6 वर्ष की ही लगती थी। यह महिला इसी मोहल्ले के होने के कारण दीदी उसे शक्ल से पहचानती थी। दीदी ने साहब से पूछा कि उन्हें अग्निहोत्र बताऊं क्या? साहब ने कहा बिल्कुल बताओ। ये पूरे दिन सोचती रहीं कि उसे किस तरह अग्निहोत्र बताऊंगी, कैसे शुरू करूंगी। घर में दोपहर करीब 3 बजे निकली। चप्पलें नहीं थी। पहली सीढ़ी पर जो पैर रखा तो सीधे 7वीं-8वीं सीढ़ी तक फिसल गई। पूरी रीढ़ की हड्डी छिल गई। हाथ पैर में भी थोड़ा छिल गया। ऐसा लगा कि अब जाना नहीं होगा, लेकिन ऊपर आकर मलहम वगैरह लगाया। मुझे साथ लेकर गली के मुहाने पर जो उनका घर था वहाँ गई। मुझे आज वह प्रसंग याद है। तब अग्निहोत्र विधि के पत्रक नहीं छपे थे। साथ में धर्मपाठ लेकर गई थी। मंत्र लिखवा दिए। अग्निहोत्र समझाया। यह महिला बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी पूजा पाठ झाड़ फूक में। उसने कहा मैं सोचूंगी। माताजी का प्रचार कार्य अच्छा चल रहा था। अब अन्य लोग भी प्रचार करने लगे थे। 1959 के कुंभ मेले में माताजी सुबह शाम दोनों ही समय प्रचार के लिए जाती, तो फिर माताजी के हिस्से के सारे काम दीदी को ही करने होते थे। इन्हें ज्वार की रोटी बनाना नहीं आता था, तो रोटी बनाने में साहब इनकी मदद करते थे। घर के कामों में भी हाथ बटाते ताकि दीदी पर ज़्यादा काम न पड़े। पैसों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मनोहर भैया अब नियमित मनी ऑर्डर से पैसे भेजते तो जैसे तैसे घर का खर्च चल जाता था।
गोपाल मंदिर के पास जो फुटपाथ पर कपड़े की दुकान लगती थी, वहीं से सभी लोगों के कपड़े खरीदे जाते थे। ये कपड़े बहुत ही सस्ते हुआ करते थे, 5-6 महीने में तार हो जाते थे। ऐसे 2 जोड़ी कपड़े घर के सभी सदस्यों के लिए आते, जिसे कहते हैं तन ढकने के लिए कपड़ा। ऐसे ही कपड़े होते थे। कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी कठिन था। साहब एवं जैन जी को छोड़ बाकी हम चारों के कपड़े अब दीदी घर पर ही सिलने लगी। कपड़े खरीदने के 8-10 दिन में ही सिलाई हो जाती थी। विशेष बात यह कि उस समय घर में कपड़े सिलने की मशीन न थी, सभी कपड़े हाथ से सिले जाते थे। ये 8 जोड़ी कपड़े इतनी जल्दी सिलने से इनके हाथ में गड्ढे पड़ जाते थे। इतने कपड़े हाथ से सिलना कठिन काम था। काम पूरा दिन प्रकाश में ही होता था। एक बार साहब के 2 कुर्ते भी दीदी ने स्वयं काटकर सिले थे। ये कुर्ते सिलना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि वे पंजाबी एवं बंगला कुर्ते का मिश्रण थे। इन्होंने जब कुर्ता स्वयं सिलने का सोचा तो सबसे पहले पूरा कुर्ता उधेड़ा, ताकि यह पता चले कि कहाँ से एवं कैसे सिला गया है। फिर 2 कुर्ते इन्होंने सिले माताजी की मदद से एवं साहब ने पहने। कहाँ तो साहब नामी टेलर से सिलवाए कुर्ते पहनते थे और कहाँ हाथ का घर में सिला हुआ कुर्ता। उस समय घर कम खर्च में कैसे चलाया जाए, साहब इस बात का ध्यान रखते थे। ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल जो भी मिलता राशन की दुकान पर श्री जावड़ेकर मामा जी के परिचय से वही लाया जाता। जब घर में पहली बार ज्वार आई, क्योंकि वह गेहूं की तुलना में सस्ती थी, उसकी रोटी बनी तो सभी को उबकाई आने लगी। इसे खाना बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन खाने की मजबूरी थी। धीरे धीरे सभी को खाने की आदत पड़ गई। इस दौरान एक बार साहब ने आटे की कंजी बनाना सिखाया। वह कंजी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब वे जेल में थे उस समय खाई थी। गेहूं के आटे को पानी में पतला करके उसमें गुड़ मिलाकर यह कंजी बनाई जाती। यह आटे की बचत का एक बहुत ही अच्छा तरीका था। थोड़े से आटे में पूरे सदस्यों का पेट भर जाया करता। इस भयंकर आर्थिक अड़चन के समय दोनों समय का पेट भरना, वह भी घर के 6 सदस्यों का, कठिन था। साहब रोज खाना बनाने के नए नए तरीके बताते थे। साहब की वर्णन शैली इस तरह होती कि सभी की उस वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती। इस कारण उसे बनाने और खाने में दोनों में आनंद आता। अनाज की बचत का एक तरीका यह सोचा गया कि बड़े लोग एक बार ही खाना खाएं, ताकि छोटों को दोनों समय खाना मिल सके। अब दीदी की गिनती बड़े लोगों में थी। साहब, दीदी और माताजी शाम को खाना नहीं खाते थे, तब जाकर अनाज महीने भर चल पाता। यदि दोनों समय पर खाते तो आखिर के 7-8 दिन के लिए कुछ भी न बचता। रोज सुबह दाल रोटी, शाम को बेसन रोटी बनती थी। लंबे समय तक सब्जी तो बनी ही नहीं। दीदी की साधना चल रही थी। साधना के अपने नियम थे। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो कम से कम हो सकता जीने के लिए उतना ही था। दीदी ने ऐसे समय में पेय का नियम लिया। यह पेय ऐसा था जिसमें 2-3 गिलास मट्ठा पीना, फिर दिन भर कुछ भी नहीं। शाम को स्वल्पाहार अर्थात आटा, ज्वार या मक्के की लपसी। उस समय मट्ठा सस्ता हुआ करता था। मट्ठा न होने पर 1-2 नींबू 3-4 गिलास पानी में डालकर शरबत बनाया जाता। ऐसा पेय तो बहुत कठिन है, क्योंकि दिन में कई बार पेय लेने पर भी खाने की पूर्ति नहीं हो पाती। पेय है इसलिए थकान महसूस होती है, मेहनत का कोई काम नहीं हो पाता है। लेकिन दीदी को इतना कठिन पेय करने पर भी थकान महसूस नहीं होती थी। यह पेय 8 दिन, कभी 15 दिन तक चलता। सुबह 4 बजे उठकर रात सोने तक किए जाने वाले किसी भी काम में पेय के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारे कार्तिक चौक के घर में पूना से गुप्ते दंपत्ति आए थे। उन्होंने देखा कि 6 लोग रह रहे हैं, पर सामान कुछ भी नहीं है। एक मिट्टी का तवा, एक देगची, चूल्हे पर खाना बनाया जाता था। जिस दिन चावल बनता तो उस दिन रोटी नहीं बनती। 2 जोड़ी चप्पलों में 6 लोगों का काम चल रहा था। बाहर जाना बहुत कम ही होता था। घर में नहाने का साबुन इस्तेमाल न होता था। बाल मिट्टी से धोए जाते थे। बालों में हफ्ते में 1-2 दिन तेल लगाया जाता था। 2 लीटर तेल में महीने भर खाना बनता। बड़े होने पर बहुत सी झुग्गियाँ देखी। सोना माता सप्ताह में झुग्गियों में काम किया, लेकिन इन झुग्गियों के गरीब से गरीब परिवार में भी वह अभाव न दिखाई दिए जो हमारे घर में थे। हर चीज कम से कम,
फिर भी सब लोग आनंद के साथ रहते थे। इस सब परिस्थिति में हर महीने की 25 तारीख को मीठा ज़रूर बनता था। 26 जनवरी 1964 से जब दीदी की साधना शुरू हुई, तब से साहब के निर्वाण तक यानी 1974 तक हमारे घर में हर महीने 25 तारीख को मीठा अवश्य बनता था। वह यह मीठा परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो सकता था, कंजी ही क्यों न हो, पर बनता अवश्य था। साहब इस कंजी का वर्णन ऐसे करते कि मालपुए भी उसके आगे फीके लगे। साहब को भी मिलबाट लेने का आनंद था। साहब के निर्वाण के करीब 10 वर्ष बाद एक व्यक्ति ने दीदी से पूछा, आपके जीवन में सबसे अच्छे दिन कौन से हैं? कार्तिक चौक के 3 वर्ष मेरे जीवन का स्वर्णिम काल है। साहब का सतत समीप्य, एक ही कमरा रहने के लिए हमारे सुख में कोई साझेदार न था। हम भी यथाशक्ति इस अनमोल अवसर का लाभ उठा रहे थे। साहब हमसे जो बातें करते वह धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म तक सीमित न होती थी। इस समय में इतना कुछ दुनिया के सभी विषयों पर साहब से सुनने को मिला कि मेरा सामान्य ज्ञान अच्छा हो गया। असीम सुख, शांति, आनंद की स्थिति का मजा लिया। यह समय अद्भुत था जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो दीदी की दृष्टि में जीवन का सबसे सुनहरा समय यानी दुनियावी दृष्टि से सबसे ज़्यादा अभावग्रस्त का समय था। बीमारियां आई गईं, सब कुछ चलता रहा, पर एक नया पैसा डॉक्टर या चिकित्सा पर खर्च नहीं हुआ। न फल न फलों का जूस। बीमारियों से आई कमजोरी की पूर्ति भी दाल रोटी से ही होती थी, लेकिन अस्वस्थता के 2-3 प्रसंगों को छोड़ दें तो सबका स्वास्थ्य गजब का था। सब हष्ट-पुष्ट दिखते थे। ऐसा लगता है संभालने वाला कोई था जिसने सब अभावों की पूर्ति कर रखी थी। आज का तीसरा चैप्टर, तीसरा लेसन, तीसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है। इसका चौथा भाग सुनने के लिए आप आगे हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह कहानी एक बूंद की पुस्तक से लिया गया है। इसका ऑडियो रूपांतरण किया डॉक्टर विवेक पोद्दार ने, और इस पुस्तक में लिखे सभी लेख माधव आश्रम भोपाल की अपनी निधि है। इसलिए इसमें से कुछ भी कहीं भी मैटर देना हो तो कृपया आश्रम की अनुमति अवश्य लें। माधव आश्रम वह स्थान है जहाँ से 1963 में पहला अग्निहोत्र शुरू हुआ था और 1968 में अग्निहोत्र प्रचार की शुरुआत हुई, और यहीं से पूरे विश्व में अग्निहोत्र फैला गया। और आज के समय में कई देशों में अग्निहोत्र होता है और इसी विधि से वे अग्निहोत्र करते हैं और लाभ भी लेते हैं। आप यदि माधव आश्रम आना चाहें तो हमें संपर्क करके 1 या 2 दिन के लिए रहकर इस जगह का आनंद ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.agnihotraindia.in और www.madhavashramindia.in। आपसे पुनः अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।